गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर एमडीएस यूनिवर्सिटी का कॉम्पटन इफेक्ट टॉपिक करेंगे। कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेशन, ये सब होगा हमारे इसमें वीडियो में। तो हम सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है ये है कि उसमें क्या है कि इस एक्सरे स्कैटरिंग कराई जाती है। एक्सरे फोटोन को एक्सरे को एक कणीय पार्टिकल के रूप में माना जाता है, एज ए पार्टिकल बिहेव नेचर। तो वो जब एक्सरे आती है तो वो एक विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन से टक्कर करती है, इलास्टिक टक्कर, और वो फिर अलग अलग दिशाओं में एक्सरे फोटोन अलग दिशा में चला जाता है। इंसिडेंट एक्सरे फोटोन जो कि स्केटर्ड हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन भी अलग दिशा में चला जाता है। फिर हम उस पे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और संवेग संरक्षण सिद्धांत निकाल के लैम्डा निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो स्केटर्ड एक्सरे फोटोन है उसकी वेवलेंथ अधिक हो जाती है इंसिडेंट एक्सरे फोटोन से। वेवलेंथ का ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ही कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसी घटना ये जो होती है घटना, इस घटना को होने के प्रभाव को ही कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, और इसी पर आधारित है हमारा कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट। और ये हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी नेचर दो तरह की होती है, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। एक्सरे जो है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम जानते हैं एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की भी ड्यूअल नेचर होती है, एक्सरे की भी ड्यूअल नेचर होती है। एक्सरे की जो वेव नेचर होती है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है, और इस एक्सपेरिमेंट से ये जो कॉम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट है, इससे एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर प्रूव होता है। उसका ये क्वांटम प्रिंसिपल का ये बहुत अच्छा प्रमाण है ये कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट। मतलब हम जो भी चीज यूज में लेना चाहते हैं उसका प्रूफ, जो सिद्धांत हम काम में लेना चाहते हैं उसका एक प्रूफ होना जरूरी है, एक प्रमाण होना जरूरी है। और ये कॉम्पटन इफेक्ट हमें ये प्रमाण देता है कि एक्सरे एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो इससे ये सिद्ध जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो इसमें क्या होता है कि स्केटरिंग कराते हैं हम, ठीक है ना। ये एक्सरे है, इंसिडेंट एक्सरे, और इसको एक फोटोन के रूप में माना है। उसकी एनर्जी मानी है एस न्यू और एस न्यू अपॉन सी। ये एस न्यू अपॉन सी कैसा है, जैसे ई बराबर एस न्यू भी होता है और एमसी स्क्वायर भी होता है, तो पी बराबर एमसी होता है, सी का डिवाइड कर देंगे एस न्यू अपॉन सी, पी आ जाएगा। तो उसी रूप से हमने एस न्यू अपॉन सी P1 मान लिया और E1 मान लिया एच न्यू। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी टारगेट हो सकता है, या तो ग्रेफाइट ब्लॉक हो सकता है, या हल्की एल्यूमिनियम धातु हो सकती है, या कोई भी कार्बन हो सकता है। तो उसके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक विराम अवस्था में है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और उस पे जो विराम अवस्था में जो एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की वो m0c² है, और मोमेंटम है 0, क्योंकि इसका मोमेंट तो होगा नहीं, वेलोसिटी तो 0 होगी। उससे आके ये इलास्टिक कोलिजन करता है, तो फोटोन तो चला जाता है इस ओर फाई एंगल पर सीधी डायरेक्शन से, और इलेक्ट्रॉन चला जाता है इंसिडेंट डायरेक्शन से थीटा कोण पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो तो मानी है mc², और मोमेंटम माना है mv, और फोटोन की जो एनर्जी है E2 वो एस न्यू डैश मानी है, और P2 मानी है एस न्यू डैश अपॉन सी, ये हमने लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जो हमें सिद्ध करना है वो देखते हैं कि हम इसमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, और उसके बाद में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। इसमें संवेग के दो घटक लेंगे, एक तो क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। और जो विपरीत दिशा में घटक होगा उसको माइनस में लेंगे। ये सब चीजें ध्यान रखने की है, इसलिए मैंने बता दी है आपको। तो ये सब ध्यान रखना है। अब एक्सरे जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सरे स्कैटरिंग ही इसको बोलते हैं, ये एक तरह का एक्सरे स्कैटरिंग ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत काम में लेते हैं, और टक्कर से पूर्व ऊर्जा देखते हैं। फोटोन की तो एच न्यू प्लस इलेक्ट्रॉन की है m0c² इक्वल टू जो स्केटर्ड एक्सरे फोटोन है उसकी एनर्जी है एच न्यू डैश प्लस mc²। इससे इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो उसने कुछ ऊर्जा इसको दे दी, ठीक है ना। तो इसमें जो ऊर्जा का गेन हुआ, इसमें जो प्रॉफिट हुआ इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का,
और उतना ही फोटोन को एनर्जी का लॉस हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके इधर की तरफ मूव करने लगा और ये फोटोन इस तरफ चला गया और इसकी एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होने से फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रम होती है, ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी कम हो गई, तो न्यू डैश कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, न्यू डैश कम है, तो हमें न्यू माइनस न्यू डैश लेना होगा। तो हम लिख सकते हैं mc² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c²। ये एक इक्वेशन होगी, ठीक है। इस इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, mc² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c²। ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये आई है। अब हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से लेते हैं। तो पहले इंसिडेंट डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्स की ओर संवेग संरक्षण की सिद्धांत से। तो इसमें संवेग कितना है, इसमें फोटोन का संवेग आएगा सिर्फ एस न्यू अपॉन सी प्लस इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 इक्वल टू इस दिशा में संवेग कितना होगा, तो इसका जो P1 ये P है ये mv cos थीटा प्लस h न्यू डैश अपॉन सी cos फाई, ये आएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ये देखना है कि किसी में से क्या घटाएंगे, न्यू ज्यादा है कि न्यू डैश ज्यादा है। हमने कहा था कि एनर्जी कुछ खोके फोटोन कुछ एनर्जी खोता है, तो फोटोन की एनर्जी कुछ कम हो जाती है, तो न्यू डैश हमेशा कम होगा। तो न्यू डैश कम होगा तो न्यू में से घटा देंगे और लिख देंगे mv cos थीटा इक्वल टू h न्यू अपॉन सी प्लस h न्यू डैश अपॉन सी cos फाई। ये माइनस में आएगा, इसको लिख सकते हैं h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश cos फाइव। आ रहा है इसमें, और फिर लिख सकते हैं mv c cos थीटा इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू डैश cos फाइव। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हम यहां लिख लेते हैं ऊपर, mv c cos थीटा इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू डैश cos फाइव। ये आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब अगला y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। y डायरेक्शन में इस ओर, तो इस ओर इधर जो इंसिडेंट पार्टिकल है, जो फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है, इनका तो y एक्स की तरफ कोई संवेग है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। और इसका होगा h न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव, और इसका इस ओर होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, उधर लेंगे तो उस ओर y प्लस वाई की तरफ लेंगे तो माइनस में हो जाएगा mv साइन थीटा। तो हमारे पास में mv साइन थीटा का मान आ जाएगा h न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव।
तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ जाएगा, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई, राइट। ये इक्वेशन नंबर 3। चित्र का इतना ही उपयोग है। चित्र को इरेज कर देते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो देख लो आप। अब समीकरण 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई। एक ये एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो पहले नंबर में, चलो कोई बात नहीं, बाद में आएगा। तो ये आ गया, और ये तो इसका स्क्वायर करा, न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ये तो स्क्वायर आ गया, और इसका 2 इंटू न्यू न्यू डैश कोस फाई माइनस में एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आ गया। और इसमें आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये हमारे पास इक्वेशन आया 4। अब हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे, तो वो क्या आएगा, एम स्क्वायर C4 इक्वल टू एच न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। अब इक्वेशन 5 में से माइनस करेंगे 4 को। ये मैथमेटिक्स करते हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकालने के लिए। तो अब सबसे पहले एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम 5 में से 4 घटा रहे हैं, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर बचेगा, हम पहले लिखेंगे 5, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट। फिर आगे 5 में से 4 माइनस हो रही है, इसके आगे माइनस आएगा, ये एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, और ये है ही हमारे पास में एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे।
थोड़ा सोल्व कर लिखना था, चलो कोई ऐसे समझ आएगा। एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इनको ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर बचेगा, और इस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर में से ये एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है ना। अब हमारे पास में इधर क्या बचेगा, एक मिनट, ये माइनस कैसे आया ये देखना पड़ेगा अपन को। जब हम -5 में से ये घटाएंगे 4 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन लेंगे, तो इसकी जगह तो 1 बचेगा प्लस का, माइनस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, परंतु माइनस कॉमन लिया है हमने एक, तो माइनस और आ जाएगा फिर से, और माइनस cos 5 आ जाएगा, और प्लस का m नॉट स्क्वायर C4 पूरा, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। एक पद और है, कहाँ गया, हाँ, एक देखो अपने इसका नंबर 1 का इक्वेशन का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा एच न्यू इंटू न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर तो अपन ने खोल दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर भी खोल दिया, परंतु इन दोनों का 2 इंटू मल्टीप्लाई एक और आएगा, प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये इस 5 में आएगा, तो ये एक हमारे पास में पद हो जाएगा, प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, ये रह गया था, तो ध्यान रखना। क्या हुआ कि हमने समीकरण 1 का हमने स्क्वायर करा तो इस पूरे पद का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर, तो ये पूरा, ठीक है, और एम नॉट सी स्क्वायर का ये स्क्वायर, और इसका 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, वो ये, फिर 5 में से 4 को घटाया, फिर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एम स्क्वायर C4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस cos 5 प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये आएगा। हम जानते हैं कि गतिशील द्रव्यमान का जो मान होता है वो रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ठीक है ना। तो m इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर करके, तो इसका मान आ जाएगा m नॉट, तो इस पूरे का मान m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका आ जाएगा m नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा m नॉट स्क्वायर C4 इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस cos 5
प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 प्लस 2H न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट C स्क्वायर। ठीक है, एम नॉट स्क्वायर C4 ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को बराबर लिख लेंगे। ठीक है ना, इसको एक तरफ ले लेंगे, इसको एक तरफ लेंगे, तो बराबर में प्लस में मान आ जाएगा हमारे पास में 2H न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट C स्क्वायर इक्वल टू 2H स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाई। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2H एम नॉट C स्क्वायर से और न्यू न्यू डैश से, इससे डिवाइड करेंगे इन दोनों को, डिवाइड करेंगे तो 2H कैंसिल हो जाएगा, एम नॉट C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश आएगा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक H बचेगा और नीचे बचेगा एम नॉट C स्क्वायर और न्यू से न्यू डैश ही कट जाएगा 1 माइनस कॉस फाई। ये आ जाएगा हमारे पास में। फिर इसको थोड़ा सा और हमें सोल्व करना है। अभी न्यू न्यू से डिवाइड करेंगे दोनों को अलग अलग, तो न्यू से न्यू कट जाएगा, 1 अपॉन न्यू डैश आएगा माइनस 1 अपॉन न्यू आएगा इक्वल टू H अपॉन एम नॉट C स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, C से मल्टीप्लाई कर देंगे, C अपॉन न्यू डैश माइनस C अपॉन न्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे C बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो C अपॉन न्यू बराबर लिख सकते हैं लैम्डा, ये ध्यान रखना। तो इसको लिख देंगे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू, इसको C से मल्टीप्लाई करना है तो H अपॉन एम नॉट C 1 माइनस कॉस फाई। ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लैम्डा डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट। जो स्केटर्ड एक्सरे होगी उसकी वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी इंसिडेंट एक्सरे से, और यही जो अधिकता है, जो वेवलेंथ का अंतर है, ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। क्लासिकल फिजिक्स ने कहा कि जब कोई एक्सरे इंसिडेंट कराया जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, विराम इलेक्ट्रॉन पर, और जब वो परमाणु, जो जिस इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु है वो सरल आवर्त कंपन करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इजेक्ट करेगा, तो वो जो इजेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इजेक्ट होगी उसकी वेवलेंथ और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ समान होगी। उसने अंतर नहीं बताया था क्लासिकल फिजिक्स ने, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स में, या ये मान लो कि इन्होंने जब प्रयोग किया तो उनको वेवलेंथ में अंतर मिला। इसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा सकी, तो क्लासिकल फिजिक्स यही फेल हुई। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार तो इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे दोनों की वेवलेंथ समान होनी चाहिए, परंतु क्वांटम के अनुसार या कॉम्पटन के अनुसार ये देखा गया कि वेवलेंथ में अंतर पाया जाता है, और इसी वेवलेंथ के अंतर होने की घटना ही कॉम्पटन इफेक्ट कहलाती है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया, और ये जब पॉजिटिव मान आया तो इससे प्रूफ हो गया कि वेवलेंथ का वाकई में अंतर होता है। ठीक है ना, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और ये 1 माइनस कॉस फाई की तो कोई विमा होती ही नहीं है, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। H अपॉन एम नॉट C की विमा क्या होती है, अभी निकाल लेंगे अपने, लैम्डा ही होती है, वैसे डिस्टेंस में ही आएगा इसकी विमा। अच्छा, हो गया ये। इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा H अपॉन एम नॉट C कॉस फाई, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। अब जैसे ये है H अपॉन एम नॉट C, H की जो विमा होगी
जैसे E बराबर हम लिखते हैं एच न्यू, तो एच लिखते हैं E अपॉन न्यू। E की विमा होती है ml2 t-2, इसकी होती है t-1, तो ये हो जाएगा ml2 t-1। ये -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास H की विमा आएगी ml2 t-1, m नॉट की m आ जाएगी, C की आ जाएगी LT-1। ये सब क्रॉस करके हमारे पास में L आ जाएगा, जो कि वेव की विमा है, वेवलेंथ की विमा है। तो H अपॉन m नॉट C की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये एक वेवलेंथ है, मतलब इसकी विमा वेवलेंथ की विमा के बराबर है, इसको तो वेवलेंथ ले सकते हैं हम। तो इसका मान रखा जाए 6.632 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m नॉट लिखे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸8। इसको सोल्व करेंगे H अपॉन m नॉट C को, तो ये आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये जो मान आएगा ये होता है कॉम्पटन वेवलेंथ, क्योंकि इसकी विमा है जो कि वेवलेंथ के बराबर है, और ये भी एक वेवलेंथ है, डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ है, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ है। तो इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ H अपॉन m नॉट C को। और इस कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट का मान मैक्सिमम कब होगा? जब फाई का मान, cos फाई का मान पॉजिटिव हो। तो cos फाई का मान पॉजिटिव होने के लिए हमें cos फाई का मान नेगेटिव लेना पड़ेगा, इससे ये नेगेटिव से ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए फाई को पाई लेना पड़ेगा। जब फाई पाई होगा तो cos फाई -1 होगा। तो उस समय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास में आ जाएगा 2H अपॉन m नॉट C। उसका मान आ जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ये मैक्सिमम वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सरे स्कैटरिंग में, ठीक है ना। ये भी बताया था कॉम्पटन ने। तो ये सब आप ध्यान रखना। और विमा इसकी लैम्डा के बराबर आ रही है, ये हमने निकाल के आपको दिखा दीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, और कोई टॉपिक पहले पढ़ना हो तो आप कमेंट कीजिए। कैसे वीडियो लग रहे हैं इसके लिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फायदा हो सके, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।